आज का जो हमारा वीडियो है वो फंक्शंस के बारे में है कि सी के अंदर हम कैसे फंक्शंस बना सकते हैं। तो सी के अंदर हम कैसे फंक्शंस बना सकते हैं। तो ए फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि सी जो है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आपकी फंक्शन ओरिएंटेड होती है, फंक्शन बेस्ड होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपकी डाटा और ऑब्जेक्ट बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके हर एक प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर एक सब प्रोग्राम के लिए आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा और हर एक फंक्शन आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस टाइप के प्रोग्रामिंग को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोल देते हैं। MODULAR, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। जब एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से हर एक मॉड्यूल आपका एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन होता है क्या स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इसके बारे में। A function is a set of statements that are executed as a unit to solve a problem and always returns a value। तो स्टूडेंट फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक यूनिट की तरह एग्जीक्यूट होंगी, मतलब इकट्ठी एग्जीक्यूट होंगी। और ये इनका इकट्ठे एग्जीक्यूट होने का मकसद क्या होता है, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और लास्ट में ये एक वैल्यू रिटर्न भी करते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई फंक्शन बना रखा है सिंपल इंटरेस्ट करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो वो लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट के लिए मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो कोई ना कोई वैल्यू आपकी रिटर्न होगी। तो हर एक फंक्शन आपकी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। हम मेन फंक्शन के साथ भी वॉइड लगाते हैं, इसलिए ताकि वो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। अगर मेन फंक्शन आप यूज़ नहीं करते तो आपको, अगर वॉइड आप यूज़ नहीं करते, वॉइड कीवर्ड यूज़ नहीं करते, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, जिसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप होता है। आगे लिखा भी हुआ है इसकी, शायद इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ आगे। तो ए फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वेन एवर इट इज़ कॉल्ड इन द प्रोग्राम। स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रखना, आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब आप उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कॉल करोगे। जब आप प्रोग्राम में किसी न किसी जगह पे फंक्शन को कॉल करोगे, उस टाइम पे फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट ए फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट फंक्शन जो है इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अगर मतलब मैंने मान लो मैंने सी में कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मैंने वर्ड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मेन लिख दिया, मेन लिख के आगे प्रोग्राम लिख दिया, तो उसमें क्या होगा, वो आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा, क्योंकि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी चाहिए वहाँ पे। तो इंटीजर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे रिटर्न होगी। आपने मेन फंक्शन से लिख दिया, उसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न होगी। तो इसलिए हम वर्ड लिखते हैं ताकि कोई रिटर्न मुझे ना करवाना पड़े किसी भी टाइप का। ए फंक्शन रिटर्न से सिंगल वैल्यू ओनली। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। एक तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम लिखते हैं इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक फंक्शन कितनी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, तो हम कहते हैं एक फंक्शन आपका सिंगल ओनली वन वैल्यू को रिटर्न करता है, सिंगल या वन वैल्यू। सिंगल एक ही बात है, सिंगल लिखो या वन वैल्यू। तो एक फंक्शन आपका एक सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न कर सकता है ओनली। द फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और प्री डिफाइंड फंक्शंस। इन फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल देते हैं, जो किसी ना किसी लाइब्रेरी के पास आपके पास बिल्ट इन है। जैसे कि हम कुछ फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, तो ये सारे फंक्शन पहले से डिफाइंड है। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शन हैं, हमें जस्ट अपने प्रोग्राम में जहाँ भी हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम इन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं और इनको उस हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरे टाइप के फंक्शन हमारे पास आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंगली खुद डिफाइन करता है, और जब भी और तब उन्हें वहाँ पे कॉल करता है जब इन्हें इनकी ज़रूरत हो। ठीक है, वहाँ पे इनको कॉल करता है। तो बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा क्या होता है। दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन द हेडर फाइल्स। ये फंक्शंस आपके पहले से हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड व्हेन एवर दे आर नीडेड। तो इन फंक्शंस को हम जब भी कॉल करना चाहें, जब भी इन फंक्शंस की हमें ज़रूरत हो, तभी हम इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड व्हेन एवर दे आर नीडेड। कई बार स्टूडेंट्स कॉल्ड की जगह इन्वोक भी लिख देता है और स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। कॉल्ड और इन्वोक एक ही मतलब है। जब भी हमें किसी फंक्शन की ज़रूरत है, नीडेड है, रिक्वायर्ड है, तो हम उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स कुछ हम अगर बिल्ट इन या प्री डिफाइंड फंक्शंस की बात करें,
तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, पी ओ डब्ल्यू पावर के लिए। ऐसे ही कुछ मैथमेटिक्स या स्ट्रिंग फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट में हमने एस टी आर सी एम पी फंक्शन पढ़ा, एस टी आर सी ए टी फंक्शन पढ़ा, एस टी आर एल ए एन फंक्शन पढ़ा, ठीक है, एस टी आर सी पी वाई फंक्शन पढ़ा। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द यूजर। यूजर के द्वारा जो फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं उन फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं, एंड कॉल्ड व्हेनेवर नीडेड। और ये भी तभी कॉल किए जाते हैं जब इनकी ज़रूरत हो, लेकिन डिफाइन ये यूज़र करता है। वो तो बिल्ट इन थे, पहले से डिफाइन थे, लेकिन इन फंक्शंस को यूज़र डिफाइन करता है। तो सिंटैक्स कैसा है एक फंक्शन को डिफाइन करने का? सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप में हमारे पास आ सकता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, जिसमें भी हम वैल्यू को रिटर्न करने जा रहे हैं रिटर्न टाइप आएगा। फिर स्पेस देके हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, जिस नाम से भी मुझे फंक्शन बनाना है। फिर हम पैरेंथेसिस को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर मेरे पास आर्गुमेंट लिस्ट आ जाएगी। अगर मेरे पास आर्गुमेंट्स हैं तो ये मैंने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है, आप ध्यान से देखना। आर्गुमेंट लिस्ट को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करके है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है, आप आर्गुमेंट्स देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो आप इनको ओमिट कर सकते हो, हटा सकते हो। फिर ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस के अंदर हमने फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है, जिसे हम फंक्शन डेफिनेशन भी कह सकते हैं या फंक्शन की बॉडी भी कह सकते हैं। फिर उसके नीचे है सिंटैक्स टू कॉल ए फंक्शन। एक फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, अगर कोई आर्गुमेंट लिस्ट है तो वो हम देते हैं, अगर नहीं है तो हम उसे छोड़ देते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। डिफाइन ए फंक्शन ऐड, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ ऐड, एंड कॉल इट फ्रॉम अनदर फंक्शन। मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ ऐड, और फिर इसे दूसरे फंक्शन से मैं कॉल करूँगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, दूसरा मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया हैश इंक्लूड conio.h। फिर मैंने लिखा void add, तो यहाँ पे मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है। ऐड नाम का स्टूडेंट्स पहले से कोई प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, जबकि हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐड नाम से अगर आपको कन्फ्यूजन में होगी ऐड नाम का कोई फंक्शन है, कोई बिल्ट इन या प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है। ऐड फंक्शन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, मतलब यूज़र डिफाइंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है। आप चाहो तो इसकी जगह void xyz abc कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने void ऐड नाम दिया फंक्शन को। तो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, ये फंक्शन डेफिनेशन हो जाएगी मेरे पास। तो इसको जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो उसकी ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस के अंदर मैंने इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन में मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल लिए हैं, इंट a, b, c, 3 वेरिएबल है मेरे पास। अब प्रिंट एफ से मैंने स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर एंटर करवाने के लिए। पहला नंबर ए में जाएगा, दूसरा नंबर बी में जाएगा। सी में मैंने उन दोनों नंबर्स का सम कर दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी के कारण, तो क्या होगा सी में उन दोनों का सम हो गया। फिर मैंने डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पे सम इज सी की वैल्यू जो भी है, सम इज सी का जो भी रिजल्ट आएगा वो। लेकिन उसके बाद मैंने लिया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहला जो फंक्शन कॉल किया है वो क्लियर स्क्रीन किया है, उसके बाद ऐड फंक्शन को कॉल किया और फिर गेट सेट फंक्शन को कॉल किया। स्टूडेंट्स इसका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा वो क्या होगा? जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा तो उसमें सबसे पहली लाइन है क्लियर स्क्रीन। तो मेन फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। फिर उसके नीचे ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये ऐड फंक्शन को कॉल करने का मतलब है आपका जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ऊपर void ऐड फंक्शन के पास, और वो सारी डिटेल्स मांगेगा आपसे, जैसे 2 नंबर मांगे उसने उनका सम किया और उसको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आपका कंट्रोल वापस गेट सी एच पे पहुँच जाएगा, जहाँ पे यूज़र आपके लिए यहाँ पे ये यूज़र के लिए वेट कर रहा है कि वो कोई की या कट प्रेस करे। तो सिंपल सा इस प्रोग्राम में 2 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। ये जस्ट मुझे बताना था कि कैसे हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो void जो मैंने ऊपर लिखा था वो आपकी फंक्शन डेफिनेशन थी, या उसको हम फंक्शन बॉडी भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कॉलिंग फंक्शन कौन सा होगा और कॉल्ड फंक्शन कौन सा होगा। तो कॉलिंग फंक्शन तो वो फंक्शन होता है जो कॉल करता है, जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल कर रहा है ऐड फंक्शन को, तो मेन फंक्शन मेरा कॉलिंग फंक्शन होगा, जबकि कॉल्ड फंक्शन आपका होगा ऐड को हम कॉल्ड फंक्शन बोलेंगे, मेन फंक्शन को हम कॉलिंग फंक्शन बोलेंगे यहाँ पे।
स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिए, कंपाइल करके देखिए। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास टॉपिक है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप का क्या यूज़ है। द फंक्शन प्रोटोटाइप सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। किस पर्पस में ये यूज होता है वो पर्पसेस हमें बता रखे हैं। इट टेल्स द रिटर्न टाइप ऑफ द डाटा दैट द फंक्शन विल रिटर्न। तो फंक्शन कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, कौन से टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप बताने के लिए है। दूसरा पॉइंट, इट टेल्स द नंबर ऑफ आर्गूमेंट पास टू द फंक्शन। फंक्शन में कितने आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं, 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, 3 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, 1 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, या अनलिमिटेड आर्गूमेंट है, जो भी है वो उसके हमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को बताने के लिए फंक्शन प्रोटोटाइप का हम यूज़ करते हैं। इट टेल्स द डाटा टाइप ऑफ ईच ऑफ द पास्ट आर्गूमेंट्स। हर एक आर्गूमेंट का डाटा टाइप अलग हो सकता है। मान लो कोई आर्गूमेंट इंटीजर टाइप का है तो दूसरा आर्गूमेंट मेरा फ्लोट टाइप का हो सकता है, तीसरा आर्गूमेंट मेरा कैरेक्टर टाइप का हो सकता है। तो उनके टाइप भी बताने के लिए आपका फंक्शन प्रोटोटाइप यूज़ होता है। आल्सो इट टेल्स द ऑर्डर इन विच द आर्गूमेंट्स आर पास टू द फंक्शन। अब उनका ऑर्डर भी बताएगा कि जब हम आर्गूमेंट्स फंक्शन में पास कर रहे हैं तो वो कौन से ऑर्डर में पास कर रहे हैं, पहले ए आप पास किया, बी पास किया या सी पास किया, इस टाइप से। तो प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन प्रोटोटाइप को हम फंक्शन का सिग्नेचर भी हो सकते हैं। सिग्नेचर का यही मतलब है कि वो हमें डाटा टाइप बता देगा, उसका रिटर्न टाइप कौन सा है, आपका फंक्शन कौन से रिटर्न टाइप में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स क्या है, हर एक आर्गूमेंट का डाटा टाइप क्या है, वो सारी डिटेल आपकी फंक्शन सिग्नेचर कहलाती है और इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोल देते हैं। स्टूडेंट्स अभी जो मैंने पहला प्रोग्राम किया था एग्जाम्पल 1 में, उसमें मैंने क्या किया था, मैंने ऐड फंक्शन को डिफाइन किया था, फिर नीचे मेन फंक्शन को डिफाइन किया था। और जब मैंने ऐड फंक्शन को ऊपर डिफाइन किया था, मेन फंक्शन को नीचे डिफाइन किया था, तो मैंने मेन फंक्शन में ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया था। स्टूडेंट्स ऐसा भी तो हो सकता है कि मेन फंक्शन को मैं ऊपर लिखूं और ऐड फंक्शन को नीचे लिखूं। हम ऐसा कर सकते हैं, मेन फंक्शन को मैं ऊपर ले लूं और ऐड फंक्शन को नीचे लिख दूं, तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कंपाइलर आपका हमेशा टॉप टू बॉटम पढ़ता है, कंपाइलर जब टॉप से बॉटम पढ़ेगा तो मेन फंक्शन में वो ऐड फंक्शन को की कॉलिंग पढ़ेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि फंक्शन की डेफिनेशन तो उसे कहीं पर ऊपर मिली नहीं, लेकिन फंक्शन की कॉलिंग दी हुई है, बेशक आपने बाद में दी हुई है, लेकिन कंपाइलर के लिए वो कन्फ्यूजन रहेगा कि फंक्शन की कॉलिंग आपने पहले दे रखी है, फंक्शन की डेफिनेशन आपने बाद में दे रखी है। तो उस केस में फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। जहाँ पे स्टूडेंट्स देखो मैंने डिक्लेयर कर रखा है, मैंने लिखा वॉइड ऐड, फिर सेमीकोलन लगा रखा है पैरेंथेसिस के बाद। तो ये एक फंक्शन प्रोटोटाइप है, या इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। अगर आप, और इसमें क्या देखो, पहले जो पीछे हमने प्रोग्राम किया था उसमें ऐड फंक्शन ऊपर था, मेन फंक्शन नीचे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन ऊपर है और ऐड फंक्शन को हमने नीचे डिफाइन कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे फंक्शन डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोग्राम सेम ही है स्टूडेंट्स, वही प्रोग्राम है, लेकिन मैंने क्या किया, पहले मैंने हेडर फैस को इंक्लूड किया, फिर मैंने वॉइड ऐड लिख के फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन दे दी यहाँ पे। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में पहला जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन क्लियर करने के लिए है। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया। थर्ड स्टेटमेंट मेरी गेट सी स्टेटमेंट है, जो यूज़र से वेट करेगा कि वो कोई की या करेक्टर प्रेस करे ताकि इनपुट के लिए, मतलब मेन मकसद हमारा वहाँ पे वेटिंग के लिए है, आउटपुट जब तक यूज़र देख ना ले तब तक वो वहाँ पे स्क्रीन पे वेट करता रहे। तो उसके नीचे स्टूडेंट मैंने ऐड फंक्शन को डिफाइन किया है, जैसे हम पहले कर रहे थे, सेम वही फंक्शन है, लेकिन इसमें क्या है, मेन फंक्शन मैंने पहले लिया, फंक्शन की डेफिनेशन बाद में ली, तो मैंने पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। तो वॉइड ऐड में मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल ले लिए स्टूडेंट्स, ए बी और सी, 2 नंबर मैंने एंटर करवाए, पहली वैल्यू ए के अंदर, दूसरी वैल्यू बी के अंदर, स्कैन एफ से हम करवाएंगे इनपुट हमेशा। फिर मैंने नीचे लिखा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी की जो भी वैल्यू मैंने इनपुट करवाई थी उनका सम किया और रिजल्ट को सी के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। अब उस रिजल्ट को हम प्रिंट एफ से शो कर रहे हैं, तो मैंने लिखा बैकस्लैश n सम इज़ %d कॉमा सी, तो ये हमें डिस्प्ले कर देगा सम इज़ 56, सम इज़ 43, जो भी होगा वो चीज़, और लास्ट में हमने कर्ली ब्रेस से ऐड फंक्शन को क्लोज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से इस प्रोग्राम को आपने लिखना भी है, कंपाइल भी करना है और एग्जीक्यूट करके देखना है। स्टूडेंट्स तो ये फंक्शन हमने अभी किया था, ये मेरा एग्जाम्पल 2 था। अब स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिखना, कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शन की जस्ट कॉलिंग, फंक्शन को डिफाइन किया और फंक्शन कॉलिंग करवाई,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू। मैंने अभी तक वर्ड यूज़ किया है तो मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब मैं वैल्यू को रिटर्न करवाना भी सीखूंगा क्योंकि मुझे वो भी आना चाहिए। तो रिटर्निंग ए वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, एक फंक्शन से कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं अब हम वो देखने जा रहे हैं। रिटर्निंग ए वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट ए फंक्शन रिटर्न एंड इंटीजर वैल्यू, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पेपर में आ भी चुका है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन आपकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। दूसरा पॉइंट, ए फंक्शन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करता है या सिंगल वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्रोग्राम में कितने फंक्शन हो सकते हैं, तो अनलिमिटेड फंक्शन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट आपका कितना बड़ा है। थर्ड पॉइंट, रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड इन द फंक्शन सिग्नेचर, जनरली फंक्शन सिग्नेचर जब हम लिखते हैं तो हम रिटर्न टाइप वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, चाहे मैं वॉइड करता हूँ, चाहे इंट करता हूँ, चाहे कैर करता हूँ, चाहे फ्लोट करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए एक स्टेटमेंट आती है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न कीवर्ड के साथ हम लिखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न कीवर्ड से स्टार्ट होती है, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स कैसे हम वैल्यू रिटर्न करते हैं उससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम में मैंने ऊपर सबसे ऊपर कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट क्या कहता है, डिफाइन ए फंक्शन ऐड एंड कॉल इट इन अनदर फंक्शन, मुझे एक फंक्शन ऐड डिफाइन करना है और फिर उसे दूसरे फंक्शन में कॉल करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, stdio.h को और corner.h को, फिर मैंने नीचे लिखा इंट ऐड पैरेंथेसिस स्टार्ट की क्लोज की सेमी कोलन। स्टूडेंट्स पिछले प्रोग्राम्स में मैंने इंट की जगह वर्ड यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ड की जगह इंट यूज़ किया है, तो इसका मतलब मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो इंटीजर में चाहिए। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, लेकिन इसका रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर होना चाहिए। फिर मैंने मेन फंक्शन लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ऐड फंक्शन है वो मैंने मेन फंक्शन के बाद डिफाइन किया है, तो मैंने उसको पहले डिक्लेयर किया है। अगर मैं ऐड फंक्शन को पहले डिफाइन करता बाद में मेन फंक्शन के अंदर कॉल करता तो मुझे इस डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं थी। अब स्टूडेंट्स मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, और रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड। तो ऐड फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा। उस रिटर्न रिजल्ट को मैंने स्टोर करने के लिए रिजल्ट वेरिएबल का यहाँ पे यूज़ किया, तो इसलिए मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस स्टार्ट सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया, लेकिन ये फंक्शन कॉलिंग के साथ साथ वैल्यू रिटर्न भी करेगा और वो मेरी रिटर्न वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उस वैल्यू को मैंने नीचे डिस्प्ले करवा दिया, सम इज %d, और मैंने लिखा कोमा रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को मैंने शो करवा दिया। गेट ch आपका वही वेट करेगा कि जब तक यूज़र कोई की प्रेस ना कर दे या वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे या यूज़र स्क्रीन पे रुका रहेगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैंने इंट ऐड फंक्शन को डिफाइन किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इंट की जगह वर्ड की जगह इंट यूज़ किया है, मुझे इसका मतलब वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी, तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 3 वेरिएबल लिए ए, बी और सी, 2 नंबर एंटर करवाए, पहला नंबर वेरिएबल ए में चला जाएगा, दूसरी वैल्यू आपकी बी नंबर वेरिएबल में चली जाएगी, फिर सी में मैंने उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू का सम किया और फिर रिटर्न सी कर दिया। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड लिखा था, ऐड फंक्शन कॉल हुआ और जो भी वैल्यू रिटर्न हुई वो मेरी रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगी, और यहाँ पे नीचे मैंने सम इज इक्वल टू रिजल्ट लिख के उस वैल्यू को शो करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब बात आती है कि हम कैसे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और ये होते क्या हैं। तो सी प्रोग्रामिंग फंक्शन आर्गूमेंट्स आल्सो नोन एज पैरामीटर्स, एक ही चीज़ है स्टूडेंट्स, पहले तो ये ध्यान रखना, कई बुक्स में ना गलत लिखा हुआ है, वो ये कहते हैं कि रन टाइम जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं उनको हम आर्गूमेंट्स बोलते हैं, और जो कंपाइल टाइम होते हैं उन्हें पैरामीटर बोलते हैं, या कुछ उल्टा सीधा भी लिखा हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, फंक्शन आर्गूमेंट्स कहो या फंक्शन पैरामीटर्स को एक ही बात है। तो सी प्रोग्रामिंग फंक्शन आर्गूमेंट्स आल्सो नोन एज पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, आर्गूमेंट्स भी बोल सकते हैं, आर द वेरिएबल्स दैट विल रिसीव द डाटा सेंड बाय द कॉलिंग फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, वो मतलब कोई ना कोई वैल्यू सेंड करेगा, उस वैल्यू को हमें रिसीव करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, उन वेरिएबल्स को हम फंक्शन आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स बोल सकते हैं। These arguments serve as input data to the function to carry out the specified task. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर कोई डाटा भेजना है किसी फंक्शन के पास,
तो वो डाटा हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स के थ्रू भेज सकते हैं फंक्शन के पास। देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स। फंक्शन आर्गुमेंट्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स और दूसरा फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते टाइम अगर मैं उसमें कोई आर्गुमेंट पास करता हूँ, फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे मैं अगर फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास करता हूँ तो वो आर्गुमेंट्स मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट्स होंगे। जबकि फॉर्मल पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स एक बार एक्चुअल आर्गुमेंट्स पढ़ लेते हैं पहले। एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर द आर्गुमेंट्स पास टू द कॉल्ड फंक्शन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग बाय द कॉलिंग फंक्शन। मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट्स आपके वो आर्गुमेंट्स हैं जो आपके फंक्शन में पास किए जाते हैं, कॉल्ड फंक्शन में पास किए जाते हैं। और किस टाइम पे पास किए जाते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और किसके द्वारा पास किए जाते हैं, कॉलिंग फंक्शन के द्वारा। जैसे मेन फंक्शन मेरा कॉलिंग फंक्शन है और मेन फंक्शन में मैंने कोई आर्गुमेंट पास किया तो वो आपका डायरेक्टली फंक्शन जो आपका कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन आपने दे रखी है वहाँ पे पास होगा एज एन इनपुट। तो अब फॉर्मल आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर द आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन व्हाइल डिफाइनिंग द फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फंक्शन को कॉल करते टाइम आर्गुमेंट पास करते हैं तो उन आर्गुमेंट्स को बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स, और फंक्शन को डिफाइन करते टाइम आर्गुमेंट पास करते हैं तो उन आर्गुमेंट्स को हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। डिफाइन ए फंक्शन ऐड टू इंटीजर आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैं दो इंटीजर आर्गुमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ ऐड फंक्शन का यूज़ करके, और फिर उन्हें दूसरे फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है हैश इंक्लूड stdio.h। दूसरी मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है हैश इंक्लूड conio.h। फिर स्टूडेंट मैंने नीचे डिक्लेरेशन दी है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कह लो या डिक्लेरेशन कह लो। मैंने लिखा void ऐड, इसके अंदर मैंने इंटीजर a कॉमा इंटीजर b दो आर्गुमेंट पास किए हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, दोनों आपके आर्गुमेंट्स अलग अलग डाटा टाइप के भी हो सकते थे। मान लो ए को तो मैंने इंटीजर टाइप का ले लिया और बी को मैंने फ्लोटिंग टाइप का ले लिया, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का ले लिया, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बात समझा दूँ, कहीं आप सोचो कि दोनों आर्गुमेंट सेम टाइप के ले रखे हैं तो डाटा टाइप दोनों आर्गुमेंट का सेम होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो आर्गुमेंट्स हैं उनका डाटा टाइप डिफरेंट भी हो सकता है। स्टूडेंट्स अब मैंने मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन में मैंने दो वेरिएबल ले रखे हैं एक्स और वाई, दोनों की वैल्यूज़ को मैंने इनिशियलाइज करके है, एक्स की वैल्यू को 5 से और वाई की वैल्यू को 10 से। स्क्रीन को क्लियर किया, फिर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया और कॉल करते टाइम मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ में पास कर दी। तो इसमें स्टूडेंट्स आपसे पूछे कोई कि एक्स और वाई किस टाइप के आर्गूमेंट्स होंगे, फॉर्मल आर्गूमेंट्स होंगे या एक्चुअल आर्गूमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे पास किए हैं ना आर्गूमेंट्स, तो इस टाइप के आर्गूमेंट्स को बोलेंगे हम एक्चुअल आर्गूमेंट्स। अब नीचे मैं फंक्शन की डेफिनेशन दे दूँ, वर्ड इंट ए कॉमा इंट बी। इसमें सी के अंदर मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया और सम में मैंने इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया, सम इज़ सी। तो इसमें जो इंट ए और इंट बी लिए हैं, ए और बी लिए हैं, ये मेरे फॉर्मल आर्गूमेंट्स होंगे, और वहाँ पे जो मैंने एक्स और वाई लिए हैं ये मेरे एक्चुअल आर्गूमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम फंक्शंस में मतलब आर्गूमेंट पास करके भी प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, कर सकते हैं आसानी से। आप एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पिछले एग्जांपल में मैंने रिटर्न टाइप वर्ड यूज़ किया है, लेकिन इस एग्जांपल में मैंने रिटर्न टाइप को चेंज किया है, तो वो देखते हैं। स्टूडेंट मैंने क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h, मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया। फिर हैश इंक्लूड conio.h, मैंने conio.h फाइल को इंक्लूड किया है। फिर मैंने लिखा इंट ऐड पैरेंथेसिस के अंदर इंट ए कॉमा इंट बी, तो मतलब इसका रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया, फंक्शन का नाम ऐड हो गया, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इसमें 2 हो गए और दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। और ये फंक्शन डिक्लेरेशन होगी। फिर मैंने मेन फंक्शन किया, क्योंकि अगर हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो हम फंक्शन को बाद में डिफाइन कर सकते हैं मेन फंक्शन के बाद। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं करते तो हमें पहले मेन फंक्शन से पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने मेन फंक्शन लिया, मैंने एक वेरिएबल ले रखा है रिजल्ट, एक वेरिएबल एक्स और एक वाई वेरिएबल, दोनों की वैल्यूज़ को मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रखा है 5 और 10। इस टाइप के इनिशियलाइजेशन को बोलते हैं हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। हम यूज़र से भी इनपुट करवा सकते थे एक्स और वाई की वैल्यू को। उस टाइप का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो होता है आपका डायनामिक इनिशियलाइजेशन। अब मैंने रिजल्ट वेरिएबल के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल किया और वो आर्गूमेंट वैल्यूज़ भी इसमें मैंने पास कर दी। तो यहाँ पे एक्स और वाई मेरे एक्चुअल आर्गूमेंट्स होंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू हम फंक्शन को कॉलिंग के टाइम पे पास कर रहे हैं। रिजल्ट मेरा रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। प्रिंट एफ से मैंने उस रिजल्ट को शो भी करवा दिया, सम इज़ %, तो यहाँ पे सम इज़ जो भी रिजल्ट की वैल्यू होगी उसको उसने शो कर दिया।
गेट सी एच आपकी आउटपुट स्क्रीन पे या यूज़र स्क्रीन पे वेट करेगा कि आप कोई की प्रेस करो, वहाँ पे आपका रुका रहेगा। फिर नीचे स्टूडेंट्स मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, ऐड फंक्शन को। तो मैंने लिखा इंट ऐड इंट ए कोमा इंट बी। नीचे मैंने सी वेरिएबल लिया और सी में मैंने इन दोनों का सम कर दिया और वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। ये रिटर्न वैल्यू जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपकी ये जो रिटर्न वैल्यू होगी, ये जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उस रिजल्ट वेरिएबल को हमने यहाँ पे फंक्शन में शो करवा रखा है। प्रिंट ऑफ सम इज परसेंट रिजल्ट की वैल्यू के हमने यहाँ पे शो करवा रखा है। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको कई तरीके से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स को पास करने के कौन कौन से मेथड हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने मेथड यूज़ किया है वो कॉल बाय वैल्यू मेथड ही है। ओनली दो मेथड होते हैं स्टूडेंट्स वैसे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अभी तक हमने जहाँ भी फंक्शंस को कॉल किया है, आर्गुमेंट्स को कॉल किया है, तो हमने कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज़ किया है। तो देयर आर टू मेथड्स टू पास द डाटा इनटू द फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में डाटा को पास करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक तो कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। तो सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। सी के अंदर कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे आर्गुमेंट दिए ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं, जबकि कॉलिंग के टाइम पे आपने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं वो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं। तो जब हम कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू आपकी फॉर्मल आर्गुमेंट्स की जगह कॉपी हो जाती है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स बाय द फॉर्मल पैरामीटर। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जब हम कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं तो फॉर्मल पैरामीटर्स किसी भी तरीके से एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को रिफ्लेक्ट या चेंज नहीं कर सकते। In call by value, different memory is allocated for actual and formal parameters since the value of the actual parameters is copied into the formal parameters। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम call by value मेथड यूज़ करते हैं तो आपके एक्चुअल आर्गूमेंट्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स दोनों को डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस एलोकेट होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम मतलब जब फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे एक्चुअल आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ आपकी फॉर्मल आर्गूमेंट्स में कॉपी हो जाती हैं, क्योंकि सेम लोकेशन पर नहीं है, दोनों डिफरेंट लोकेशन पे है। सेम लोकेशन पर होती तो हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट हम एक जगह चेंज करते तो अपने आप वो चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं। तो ये था मेरा कॉल बाय वैल्यू मेथड, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कॉल बाय वैल्यू मेथड का एक एग्जांपल देखा है, आप बी से ध्यान से देखिए और इन प्रोग्राम्स को आप कंपाइल कीजिए, एक्सिक्यूट कीजिए, लिखिए, कंपाइल कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप ऐसा करते तो आपको 101% आपको प्रोग्राम्स समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको करके देखने हैं स्टूडेंट्स, राइट करने हैं, कंपाइल करने हैं और एग्जीक्यूट करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने stdio.h फाइल को इंक्लूड किया है, conio.h फाइल को इंक्लूड किया है। अब नीचे मैंने स्टूडेंट लिखा है void swap int a int b। तो रिटर्न टाइप तो void है, फंक्शन का नाम swap है, लेकिन दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स इसमें मैंने पास किए हैं। फिर मैंने पैरेंथेसिस से स्टार्ट की, वो सॉरी कर्ली ब्रेस से स्टार्ट की आपकी स्वैप फंक्शन के लिए। इसमें मैंने एक अलग वेरिएबल लिया सी में मैंने ए की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया, फिर ए में मैंने बी की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया और बी में मैंने फिर सी की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया था कि कॉल बाय वैल्यू मेथड में एक्चुअल आर्गुमेंट्स आपके फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यूज़ को चेंज कर ही नहीं सकते, वो सेम रहती हैं। तो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसा मैंने कर लिया। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी। ए के अंदर मैंने 5 वैल्यू इनिशियलाइज़ की और बी के अंदर मैंने 10। अगर मैं नीचे फिर मैंने दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज़, तो यहाँ पे वैल्यू ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। फिर नीचे मैंने लिखवाया वैल्यू ऑफ बी इज़, तो यहाँ पे नीचे दिखाएगा वैल्यू ऑफ बी इज़ 10। तो ए की वैल्यू भी 5 और बी की वैल्यू भी 10। फिर उसके बाद मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल कर लिया। स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो मैंने इसमें ए और बी वेरिएबल दोनों की वैल्यू को डाल दिया। उसके बाद अब मैं दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज़ दिस, वैल्यू ऑफ बी इज़ दिस। तो आप देखोगे ए और बी की सेम वैल्यू रही, कोई भी चेंजेस नहीं आए, चाहे मैंने बीच में स्वैप फंक्शन को कॉल किया या नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में गेट सी एच है, फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, कॉल बाय रेफरेंस मेथड का हम कैसे यूज़ करते हैं। ये तो कॉल बाय वैल्यू मेथड का था, अब हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड से समझेंगे। पहले कॉल बाय रेफरेंस होता है क्या, उसको समझ लेते हैं। इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। तो स्टूडेंट्स
जहाँ पे जब हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज़ करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स की जगह हम उनका एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास। तो क्योंकि दोनों ही एक्चुअल आर्गूमेंट्स और फॉर्मल आर्गूमेंट्स आपस में एड्रेस को शेयर करते हैं, तो फॉर्मल एक्चुअल आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ के साथ हम फॉर्मल आर्गूमेंट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स, इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि मेमोरी एलोकेशन जो मेमोरी एलोकेट होती है वो दोनों के लिए सेम रहती है, फॉर्मल आर्गूमेंट्स के लिए और एक्चुअल आर्गूमेंट्स के लिए। तो ऑल द ऑपरेशन इन द फंक्शन आर परफॉर्म्ड ऑन द एक मिनट ऑन द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो पर्टिकुलर एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेसेस पे होते हैं, और क्योंकि वो शेयर रहती है वो इन्फॉर्मेशन, तो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स में भी वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है एड्रेस चेंज करने से, एड्रेस लिखने से ही। तो स्टूडेंट्स कैसे काम करता है ये आपका वो देखते हैं। सॉरी एक मिनट। हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्क्रीन उलट पुलट हो गई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने दो हेड ऑफ को इंक्लूड करके stdio.h को और con.h को, फिर मैंने नीचे फंक्शन यूज़ करके void swap और मैंने इंटीजर स्टार ए और इंटीजर स्टार बी लिख रखा है। स्टूडेंट्स ये स्टार ए और स्टार बी का क्या मतलब होता है, ये दोनों बताते हैं कि ए और बी यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। अगर हम एड्रेस यूज़ करने जा रहे हैं तो हम पॉइंटर वेरिएबल्स की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल्स ही एड्रेस बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे नीचे इंट सी वेरिएबल ले रखा है, सी के अंदर सी इज इक्वल टू मैंने परसेंट ए लिख रखा है, ए मतलब परसेंट वो सॉरी परसेंट नहीं स्टार ए, स्टार मीन्स ए पॉइंटर जो है आपकी उसकी वैल्यू मैंने सी को साइन कर रखी है। फिर बी पॉइंटर की वैल्यू मैंने ए पॉइंटर को साइन करके उसके बाद फिर सी की वैल्यू मैंने दोबारा बी पॉइंटर को साइन कर दी, मतलब वैल्यूज़ को मैंने इंटरचेंज कर दिया एक तरीके से। जो ए की वैल्यू थी वो बी की होगी, जो बी की वैल्यू थी वो ए की होगी। ऐसे हमने कॉल बाय वैल्यू मेथड में भी किया था, लेकिन वहाँ पर ये हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर ये होगा क्योंकि हम एक्चुअल में एड्रेसेस पे जाके ऐसा कर रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब है हम एड्रेसेस को यूज़ कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन में मैंने ए की वैल्यू 5 डाली, बी की 10 डाली, प्रिंट एफ करवाया तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए आपको 5 दिखाएगा, वैल्यू ऑफ बी आपको 10 दिखाएगा। फिर मैंने स्वैप फंक्शन कॉल किया, लेकिन स्वैप फंक्शन को जब मैंने कॉल किया है तो मैंने ए और बी, क्योंकि मैंने ऊपर पॉइंटर यूज़ किए थे तो मैं यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स की बजाय उनके एड्रेसेस यूज़ किए, क्योंकि पॉइंटर्स ही एक्चुअल में एड्रेसेस की लोकेशन बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे एड्रेसेस बताते हैं, तो यहाँ पे मैंने एम्परसेंट ए कोमा एम्परसेंट बी यूज़ किया। एम्परसेंट का मतलब होता है एड्रेस ऑपरेटर होता है। स्टार का मतलब वो इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है जो पॉइंटर के लिए यूज़ होता है। इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है स्टार, जो पॉइंटर के लिए पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ होता है, जबकि एम्परसेंट आपका एड्रेस ऑपरेटर होता है। तो स्वैप फंक्शन को कॉलिंग के बाद हम जब वैल्यू ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो ये वैल्यू आपकी इंटरचेंज हो जाएगी। जो ए की वैल्यू थी वो 10 होगी और बी की वैल्यू जो थी 5 हो जाएगी। ऐसा सिर्फ पॉसिबल होगा जब हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स एक टॉपिक रह गया जो मुझे बताना था, वैसे हम आगे चलते हैं और भी पढ़ते हैं उसके बारे में। मुझे आगे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स के बारे में बताना था। वैसे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, स्टूडेंट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है, अगर मैं किसी भी आर्गूमेंट की पहले से ही वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं आपको इस एग्जांपल में बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो इंट ए कोमा इंट बी लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ड स्वैप फंक्शन डिफाइन करते टाइम यहाँ पे लिख दूँ इंट ए कोमा इंट बी इज इक्वल टू 20 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब मैंने b की वैल्यू को पहले से ही इनिशियलाइज कर दिया, पहले से डिफाइन कर दिया। तो यहाँ जो मेरा b है वो एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बन जाएगा। अगर जब मैं नीचे फंक्शन को कॉल करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने लिखा स्वैप ए कोमा बी, तो यहाँ पे सिर्फ स्वैप ए लिख के मैं पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लिख देता हूँ, तो बी की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली 20 उठा लेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने b इज इक्वल टू 20 लिखे। तो फॉर्मल आर्गूमेंट्स जब हम देंगे तो हम उस टाइम पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट b इज इक्वल टू 20 लिखा है, तो जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं b की वैल्यू दूँ या ना दूँ वो ऑटोमेटिकली 20 उठा लेगा। अगर मैं दे देता हूँ b की कुछ वैल्यू तो वो लेगा, वो ओवरराइड कर देगा उसमें। मान लो यहाँ पे b की नई वैल्यू मैंने दिया 40, तो वो 40 वैल्यू आपकी 20 वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, ओवरराइड कर देगी। अदरवाइज़ अगर मैंने नहीं दिया, मैंने सिंपली लिखा स्वैप पैरेंथेसिस में ए लिखा और सेमीकोलन लिख दिया, तो बी की ऑटोमेटिकली वैल्यू 20 उठा लेगा।
तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शन जब अपने आप को खुद ही कॉल करता है, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिकर्जन। और इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन का मतलब ही क्या होता है? रिपीटिशन। जब एक फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्जन, और उस फंक्शन को बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। एक एग्जांपल देखिए, फैक्टोरियल नंबर का एग्जांपल जनरली पूछा जाता है बाय यूजिंग रिकर्जन पेपरों में। तो वो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h, दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड किया conio.h। अब मैं फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, रिकर्जन फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो मैंने फैक्ट एक फंक्शन का नाम डिफाइन किया है जिसके अंदर मेरे पास एक ही आर्गूमेंट है इंटीजर टाइप का, और इसका रिटर्न टाइप भी मैंने इंटीजर में लिया है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं करने क्या जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू को चेक करवा रहा हूँ। अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है तो वो उस केस में 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे 0 हो या 1 हो, दोनों में से कोई भी हो, तो वो रिटर्न करेगा 1 ओनली। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरी वैल्यू है, उस केस में मैंने एल्स लगाया है। एल्स कब काम करेगा? जब या तो वैल्यू 0 ना हो या 1 ना हो, कोई और वैल्यू हो, मान लो 5 है 6 है, उस केस में हम एल्स के बाद वाले स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसमें स्टूडेंट मैंने लिखा है रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्ट पैरेंथेसिस के अंदर n-1 लिखा है, मान लो, और वैल्यू आपने डाली है 5। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी? n की जगह मैं 5 लिख दूंगा, 5 मल्टीप्लाई फैक्ट 4 बन जाएगी, मतलब फैक्ट दोबारा कॉल होगा। अगली बार जब कॉल होगा तो हम फैक्ट 4 का मतलब क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्ट 3 लिखेंगे। अगली बार फिर कॉल होगा दोबारा तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फैक्ट 2 लिखेंगे। अगली बार फिर कॉल करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू वो सॉरी 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, तो उस तरीके से फिर उन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट सॉल्व हो जाएगा। तो मेन फंक्शन में मैंने सिंपली क्या किया स्टूडेंट्स, ए एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, और एफ एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैं फैक्टोरियल फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करवाऊंगा। तो मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और उसके बाद मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू फैक्ट ए। तो ए आर्गूमेंट जो भी है आपका, उसकी वैल्यू हमने फैक्टोरियल वाले फंक्शन में पास की है। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न वैल्यू जो भी होगी वो मेरी एफ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और उस वैल्यू को मैंने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके डिस्प्ले करवाया है। मैंने लिखा फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज, तो पहले परसेंटेज को रिप्लेस कर देगा ए और दूसरे परसेंटेज को रिप्लेस कर देगा एफ। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 7 इज़ 5040, शायद ये आती है मेरे पास वैल्यू। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम फंक्शंस रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं। आपने इसे करके देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसे लगे मेरे वीडियोस? आपको मेरे वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना है। कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मैं आपको वही प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करने की किसी न किसी तरीके से हेल्प करूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।